हेलो व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य की प्रयोगवाद और नई कविता के कुछ सामान्य विशेषताओं पर और उनकी पृष्ठभूमि पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें तो इनमें बहुत सारे विद्वानों के मतभेद हैं। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि जो नई कविता है वो प्रयोगवाद का ही फैला हुआ रूप था। मतलब प्रयोगवाद जब अपनी चरम सीमा पे था तब वो नई कविता कहलाई। और अन्य कुछ विद्वानों का मानना है कि नई कविता प्रयोगवाद से अपनी विषय और कला पक्ष को लेकर अलग है। तो जो भी हो, हम इस प्रस्तुति में इन्हीं चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर पसंद आए आपको तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक बटन को क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी साहित्य में नई कविता का प्रारंभ 1951 में अज्ञे द्वारा प्रकाशित दूसरे तार से माना जाता है। तो हिंदी साहित्य में नई कविता या उससे पहले की बात कहें प्रयोगवाद की, तो इसमें तार सप्तक की भूमिका बहुत अहम रही, जिसके संपादक थे आपके अज्ञे जी। तो हम लोगों को ये सवाल पूछा जाता है कि प्रथम तार सप्तक या पहला तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1943 में। और वही एक आधार था जब हमारे हिंदी साहित्य में जो कविताएँ थी अपना रूप बदल रही थी और प्रगतिवाद से अपना स्वरूप बदलकर प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। हालांकि इसके पीछे भी अज्ञे जी अपने मत रखते हुए कहते हैं कि वे किसी बात के समर्थन नहीं करते, अर्थात उनके ये जो 7 कवि हैं वो किसी बात के समर्थक नहीं हैं। वे राह के अन्वेषी हैं। मतलब वे सिर्फ और सिर्फ राह की तलाश में हैं। अभी तक कोई अपनी मंजिल तक पहुंचा नहीं है या कोई एक बात के समर्थन करता नहीं है। इसलिए वे सिर्फ अपने सत्य की अपनी तरीके से सत्य की तलाश कर रहे हैं और इसलिए उनके रास्ते अलग हैं। तो हम सब होते हैं ना कि एक दूसरे से हम भिन्न होते हैं। हम सबका अपना अपना एक विचार होता है, अपने अपने स्टाइल होते हैं, अपने अपने सोचने का तरीका होता है। तो उसी दौरान मतलब ये जो 7 कवि थे उनके भी सोचने के तरीके अलग थे। तो इसलिए इन लोगों को अज्ञे ने राह के अन्वेषी माना है और इनको राही कह के पुकारा है कि ये राही हैं, अभी तक राह की तलाश में हैं, इनको मिला नहीं है राह, बस चलते जा रहे हैं अभी राह की तलाश में। तो इसलिए वे कहते हैं कि वे किसी बात के समर्थन नहीं करते। तो इसी तरीके से दूसरा तार सप्तक जब आया वो आया आपके 1951 में। जो पहला था 1943 में और जो दूसरा था 1951 में। उसके बाद तीसरा तार सप्तक आया 1949 में और चौथा जो था वो 1979 में, 1979 में। तो उसके बाद देखिए कि हमारा जो ये टाइम पीरियड चला, ये जो समय सीमा चल रहा है, तो 1943 से लेकर 1951 तक आपको प्रयोगवाद की आधारशिला, प्रयोग 1951 से लेकर 1960 तक के समय को नई कविता का समय माना जाता है। और 1960 की जो भी कविताएं हैं उसके बाद उनको नामाकरण किया गया सातोत्तर कविता के नाम से। तो जो भी हो, हम हिंदी के अभी नई कविता के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में नई कविता का प्रारंभ 1951 में अज्ञे द्वारा प्रकाशित दूसरे तार सप्तक से माना जाता है। हालांकि इसको लेकर बहुत सारे विद्वानों में अभी भी मतभेद हैं। बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि प्रयोगवाद का विस्तारित रूप यानी फैला हुआ रूप ही नई कविता है, और जबकि बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि नई कविता प्रयोगवाद से अपने विषय और भाव और कथा शिल्प को लेकर भिन्न थी। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में इसी का मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कविता है, जिसमें उन्होंने परंपरागत विषयों को छोड़कर, उनको त्याग कर नई चेतना, नए भाव, नए अनुभव आदि को अपनी कविताओं के द्वारा प्रस्तुत की है। उसके बाद देखिए कि नई कविता उन कविताओं को कहा जाता है जिनमें कवियों की नवीन काव्याभिरुचि, नवीन सौंदर्य एवं नवीन संवेदना मौजूद है। नई कविता और प्रयोगवाद में बहुत अधिक अंतर नहीं है, क्योंकि नई कविता प्रयोगवाद से ही विकसित हुई है। ये हम सबको पता है कि प्रयोगवाद के बहुत जल्दी ही नई कविता की शुरुआत होती है। इसलिए बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि इसका आधार जो है वो प्रयोगवाद है। हालांकि प्रयोगवाद के बहुत जल्दी ही नई कविता की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन इन दोनों की काव्यगत विशेषताओं में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए इनके कवि और उनकी कविताएं या उनकी काव्यगत विशेषताएं आपको एक जैसे ही लगेंगी। तो उसके बाद देखिए कि 1954 में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश चंद्र माथुर जी ने एक काव्य संकलन का संपादन किया, जिसका नाम था नई कविता। और इस काव्य संकलन में उन कवि और उनके रचनाओं को जगह मिली थी जिन्होंने नवीन चेतना, नवीन काव्य शिल्प के नवीन प्रतीक और उपमाओं से जो कविताएं रच रहे थे उनको जगह दी गई थी। तो उसके बाद देखिए कि क्योंकि नई कविता परंपरागत कविता से इतनी भिन्न थी कि कुछ लोग इसे अकविता भी कहने लगे। तो ये जो नई कविता थी वो अपने प्राचीन परंपराओं, जितने वाद अभी तक हमने देखे थे, जो भारतीय हिंदू से लेके द्विवेदी युग हो गया, छायावाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, प्रयोगवाद हो, तो जितने भी वाद हम लोगों ने देखे थे, उसके बाद देखिए कि तो उन सभी परंपरागत विषय तथा शैली पर इन नई कविता के कवियों ने, जैसे भारतीय हिंदू, द्विवेदी, छायावाद या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जितने भी वाद थे, तो जो पारंपरिक मूल्य चली आ रही थी कविताओं में, या कविता जिस प्रकार से जिस शैली में तैयार किए जा रहे थे, तो नई कविता के कवियों ने इन सबको नकार दिया और उन्होंने अपनी कविताओं में स्वर देने के लिए अपनी नवीन प्रतीक, नवीन उपमाओं के द्वारा नवीन बिंबों और भाषा शैली का प्रयोग किया। तो इसका मतलब सिर्फ साफ है कि इन कविताओं में पौराणिक कविताओं की भांति न टुकांत थी, न छंद और न ही लय युक्त। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्राचीन कविताएं आपको जो भी जैसे भी हो पंक्तियाँ याद रह जाती है, आप उसको लय में गा पाते हो, गीत की तरह गा पाते हो। जैसे कि आप सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता ले लेते हो, झांसी की रानी, आज भी हमें याद है। लेकिन नई कविता की जितनी भी कविता हैं, आप उनको कोई लय में नहीं गा सकते, फ्लो में नहीं गा सकते। तो इसलिए इनको कविता की श्रेणी में रखने से परहेज किया और इसे अकविता की संज्ञा प्रदान की।
उसके बाद देखिए कि नई कविता के प्रमुख रचनाकार कौन कौन हैं। तो कहा था कि जो दूसरे तार सप्तक हैं और प्रथम तार सप्तक हैं, इन दोनों सप्तक के जो कवि थे, प्रमुख कवि थे, वही इस युग के प्रमुख कवि हुए, जैसे जगदीश चंद्र माथुर, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती अज्ञे आदि प्रयोगवाद तथा नई कविता के साहित्य को समृद्ध किया। अब आगे चले तो वही के कुछ प्रमुख कविताएं हैं। सन्नाटा, बात बोलेगी, काल तुझसे होर है मेरी, साय में धूप, भटका मेघ और दूसरे तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक के कविताएं आदि। तो नई कविता के आंदोलन में हम विभिन्न प्रकार के वाद और दर्शन देख सकते हैं। तो जैसा कि अज्ञे ने पहले ही कहा था कि इसकी भूमिका में कि ये जो कवि हैं ये किसी बात के समर्थन करता नहीं है, समर्थक नहीं है, इसलिए ये तो इन कवियों में अपने अपने तरीके से सत्य की खोज की और इसलिए इनमें बहुत सारे वादों को आप एक साथ देख सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि नई कविता के आंदोलन में हम विभिन्न प्रकार के वाद और दर्शन को देख सकते हैं। अब आगे नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं को हम विस्तारपूर्वक देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो विशेषता है वो है नवीनता का चित्रण। तो नई कविता की सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो है नवीनता का चित्रण। नई कविता किसी बात से बंधी नहीं है, अपितु वो नए जीवन मूल्यों को प्रस्तावित करती है। तो हमने पहले ही चर्चा किया है कि ये जो नवीन कविताएं हैं या नई कविताएं हिंदी में, तो ये किसी बात का समर्थन नहीं करते और इसलिए ये नए जीवन मूल्यों को प्रस्तावित करता है, अपने लिए नए जीवन मूल्य की तलाश करता है। नई कविता के कवियों ने अपने काव्यों में नए भावबोध, चेतना, शिल्प विधान को उभारा है जो समाज की आवश्यकता अनुसार थी। तो समाज की जैसे आवश्यकता थी उस हिसाब से इन कवियों ने अपने नए भावबोध, विचारधारा, चेतना, अभिव्यक्ति को जगह दिया है। तो नई कविता के कवियों ने अपने काव्यों में नए भावबोध, चेतना, शिल्प विधान को उभारा है जो समाज की आवश्यकता अनुसार थी। तो नई कविता में नए भाव दिख जाते हैं, उनकी नई अनुभूतियाँ देखने को मिलेगी, चेतना आपको देखने को मिलेगी, नई शिल्प विधान आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब लेकिन समाज के अनुरूप था। नई कविता के हर क्षेत्र में कविता लिखने का विषय और ढंग पुराने परंपरागत रूप से बिल्कुल भिन्न था। तो ये हमने भी अभी चर्चा किया कि नई कविता की जो कविता लिखने की स्टाइल है या विषय है वो प्राचीन परंपराओं से बिल्कुल भी भिन्न था। अतः कुछ लोगों ने इसे अकविता भी कहा था और इसीलिए कविता की शैली, कविता के स्टाइल में न कविता लिखने के कारण इन कविताओं को अकविता के नाम से भी पुकारा जाने लगा। अब इनके कुछ उदाहरण देखिए। तो प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं है। तो ये आगे का कथन है, आगे की नहीं रहे नहीं है। तो ये देखिए कि दूसरे पंक्ति में वो कहते हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक किसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम नवीन उपमाओं का, नवीन प्रतीकों का प्रयोग करके ये नई कविता में जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रयोग किया उन्होंने आगे उसमें अद्वितीय है। तो नई कविता वाद मुक्त की कविता है, वाद के मुक्तों की कविता है, मतलब ये किसी एक बात को समर्थन नहीं करता, इसलिए ये वाद के मुक्त की कविता है। जिसको जिस प्रकार से अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करना था उन्होंने उस प्रकार उस मत का समर्थन किया, लेकिन वे किसी एक बात में बंधे नहीं रहे। तो प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं है। तो आगे की पंक्ति है तो कहते हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको आसानी से समझ आएगा कि वो कह रहे हैं कि हम किसी बात के समर्थन करता नहीं है, मतलब हम परंपरागत जो मूल्य, जीवन मूल्य था उनसे हम बहुत आगे आ चुके हैं। अब हम हमारे अभिव्यक्ति के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, खोज रहे हैं, माध्यम खोज रहे हैं, नवीन प्रतीकों, नवीन उपमाओं की खोज कर रहे हैं। उसके बाद वही कह रहे हैं दूसरे पंक्ति में देखिए कि ये उपमान मैले हो गए हैं, जितने भी प्राचीन परंपराओं से चली आ रही जो कवियों के उपमान है अब वो मैले हो चुके हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक खींचने से मुलम्मा छूट जाता है। तो यही है कि हम अगर वासन को अधिक खींचते हैं तो उसकी चमक जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरीके से वो कहना चाहते हैं कि अब इन उपमाओं में वो रस, वो मज़ा अब रहा नहीं। तो इसलिए अब हमें अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपनी कविताओं के लिए नई उपमाओं, नई प्रतीकों की खोज है, तलाश है और उसको वो अपना प्रयोग करते जा रहे हैं और इसलिए उनका प्रयोग अभी भी जारी है। अब दूसरी विशेषता देखिए तो बौद्धिकता, ये बहुत बड़ी विशेषता है नई कविता की, क्योंकि नई कविता की प्रमुख विशेषताओं में इसका नाम आता है कि प्रयोगवादी जो कवि थे या फिर नई कविता के जो कवि हैं वो बुद्धि के आधार पर अपनी कविता लिखते हैं। मतलब इन कविताओं के जो कवि हैं उन्होंने कविता में भाव या मन की अपेक्षा बुद्धि को अधिक जगह दी, अर्थात इनकी कविताओं की रचना करने का आधार भाव न होकर बुद्धि रहा। मतलब कुछ भी कहना हो, अपनी मन की कुछ भी अभिव्यक्ति हो तो बुद्धि के द्वारा कविता सृजन करने का इन्होंने प्रयास किया। उसी तरीके से नई कविता में यह एक प्रकार का दोष है कि नई कविता के कवियों ने बुद्धि के द्वारा तमाम कविताएं लिखा। तो ये समझ में आएगा इन कवियों की कविता लिखने का आधार भाव न होकर बुद्धि रहा है। तो बुद्धि के आधार पर वे कविता सृजन करते हैं और उसमें अपना तर्क वितर्क करते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण, ज्ञान और मर्यादा, उसका क्या करें हम, उनको क्या पीसेंगे या उनको खाएंगे या उनको ओढ़ेंगे या उनको बिछाएंगे। तो इस तरीके से बुद्धि के आधार पर कविता का सृजन कर रहे थे नई कविता के कवि। तो इसलिए बौद्धिकता इसकी अन्यतम विशेषता है। उसके बाद देखिए व्यक्तित्व, तो नई कविता के कवियों ने निजी मान्यताओं, विचारों एवं अनुभूतियों पर अधिक बल दिया है, इसलिए व्यक्तित्व उनकी काव्य की विशेषता रही है। तो देखिए कि इस समय के जो कवि थे वो समाज में क्या घटित हो रहा है उसको तो ध्यान देते ही थे, लेकिन उससे भी पहले वे अपनी निजी अनुभव, निजी विचार, निजी अनुभूतियों, निजी अनुभवों को अपनी कविताओं में जगह देकर उसको अभिव्यक्त किया। तो इसलिए व्यक्तित्व उनके काव्य की विशेषता बनी रही। मतलब उन्होंने समाज की अपेक्षा व्यक्ति की आशा आकांक्षा को अधिक महत्व दिया है। और इसलिए कुछ उदाहरण देखिए कि साधारण नगर में
साधारण साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ। बचपन बीता अति साधारण साधारण खान-पान। तब मैं एक एकांकी मन। तो यहाँ पे देखिए कि साधारण एक व्यक्ति के साधारण जीवन यापन को किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यही वो बताना चाहिए, तो यही इसकी मूल विशेषता है। उसके बाद आगे देखें तो कविता को हम अगर चर्चा करें तो नई कविता की प्रमुख विशेषताओं में इसका स्थान आता है कि इस काल के जितने भी कवि थे उन्होंने अपने काव्य में व्यंग को स्थान दिया है। और व्यंग किन विषयों पर वे करते रहे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इन सभी विषयों को लेकर, इन सभी क्षेत्र में जितनी भी कुसंगति, जो जिस प्रकार की विसंगतियाँ दिखी जा रही थी, तो उनको इन कविताओं के माध्यम से अपने व्यंग के द्वारा उन्होंने अपने कविताओं में जगह दी। उसके बाद देखिए कि यथार्थ चित्रण। तो नई कविता की सबसे बड़ी विशेषताओं में एक यह है कि यथार्थ चित्रण। यथार्थ चित्रण से आशय सिर्फ इतना है कि इन कवियों ने अपने आसपास, अपने समाज, अपने देश में, अपने लोगों में जो भी देखा, जैसा उन्होंने स्वरूप देखा, जो उनके आसपास घटित घटनाएं हो रही थी, उनको अपनी कविताओं में जगह दी। इन कविताओं में बनावटीपन नहीं है, इन कवियों में रोमानियत नहीं है, इन कवियों में कल्पना नहीं है। तो इन कवियों ने इन सबसे पढ़े जो भी यथार्थ चित्रण देखा, जैसा भी हालत में है जो, उसमें उन्होंने उसको वैसे ही प्रस्तुत करना सही समझा। और इसीलिए ये कवि और ये कविताएं जो हैं वो छायावाद, प्रगतिवाद से बहुत दूर है, क्योंकि ये कविता सिर्फ यथार्थ जीवन को प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए इन कविताओं में रस, छंद, लय आदि जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। और ये सिर्फ एक दस्तावेज की तरह हमारे सामने रखा है, इसमें न सुर है, न ताल, न लय। तो फिर भी ये कविता अपने समकालीन जीवन को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने में समर्थ है। तो इन कवियों ने अपनी कविताओं में समाज का यथार्थ, मानव पीड़ा का यथार्थ, लोकतंत्र का यथार्थ, जीवन मूल्यों का यथार्थ, निम्न वर्गीय का यथार्थ, इन सभी चित्रों को बहुत ही सार्थक तरीके से प्रस्तुत की है। उसके बाद देखिए कि इसका उदाहरण देखिए तो काम न मिलने पर अपने 3 भूखे बच्चों को लेकर कूद पड़ी हुंजरी कुएं में, कुएं का पानी ठंडा है। तो यहाँ पे देखिए कि वो कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि काम न मिलने पर एक भूखी माँ उसके 3 भूखे बच्चे को लेकर कुएं में कूद जाती है, जिसका पानी भी ठंडा है। मतलब यहाँ छोटे लोग हैं, जो छोटे आदमी हैं, उनकी दुर्दशा को दिखाते हुए कह रहे हैं कि जो इनको इस शासनकाल में इस न सुख से वे जी पाते हैं और न सुख से वो मर पा रहे हैं। क्षणवाद में अगर आप देखें तो नई कविता के अधिकतर कवि क्षण पर अधिक बल देते हैं। उनका मानना सिर्फ इतना है, ना अतीत को हम अतीत में जाकर संभाल सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, और ना ही भविष्य की हम कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य कैसा होगा। इसलिए हमारा जो अपने वश में है वो अभी है, अभी, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है उसे अभी ही करना होगा, तब जाके हम अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने क्षण पे था, मतलब जो प्रेजेंट टाइम है ना, वर्तमान टाइम, उस पर वो लोग ज़्यादा फोकस करते थे। उनका मानना सिर्फ इतना था कि अभी जी लो कि कल का पता नहीं। तो इसलिए उनके लिए एक क्षण की सुख संपूर्ण जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए वो लोग हर पल को जीना चाहते हैं, जीने का संदेश देते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ अगले पल क्या हो सकता है। इसलिए ये उनका एक प्रयास है कि वो कह रहे हैं कि आपको कि आप इस पल को खुलकर जियो। इसी दौरान आप उदाहरण देखें तो और सब समय पर आया है, सिर्फ उतना ही क्षण अपना, तुम्हारे पलकों का कपना। आस्था और अनास्था। तो ये देखिए नई कविता में जहाँ निराशा, अनास्था और अविश्वास की झलक देखी जा सकती है, वहीं बहुत सी दूसरी कविताएं, नई कविता में जहाँ निराशा, अनास्था और अविश्वास की झलक देखी जा सकती है, वहीं बहुत सी ऐसी कविताएं भी हैं जो अपनी आशा का संचार करती हैं। तो इसी तरीके से 2 प्रकार के कवि यहाँ पे अपने बटे हुए देख सकते हैं आप, जो एक तरफ निराशा की बात कर रहे हैं तो कुछ आशा का संचार कर रहे हैं। तो देखिए कुछ उदाहरण अनास्था के लिए। कभी छटपटा कर मुझको आवाज़ लगाओ और ना कोई उत्तर पाओ, यही समझना कोई इसको धीरे धीरे निकल चुका है, इस बस्ती में दीप जलाने वाला नहीं बचा। तो ये अनास्था का प्रतीक है। और आस्थे के लिए कोई कह रहा है कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बात ही तो है, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये बहुत प्रसिद्ध लाइन पंक्तियाँ हैं। तो आपको इस तरीके से इन कवियों में आप देख सकते हो, इनके जो मानसिकता है, इनकी जो मनोभाव है, इनकी जो विचारधाराएँ हैं, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। उसके बाद विद्रोह और आक्रोश की भावना। तो नई कविता की अन्यतम विशेषताओं में विद्रोह और आक्रोश की भावना अन्यतम है। स्वाधीनता के पश्चात देश शासन तंत्र के जंजीरों से मुक्त नहीं हुआ। मतलब अब जो पहले अंग्रेजों या ब्रिटिश सरकार के अधीन थी हमारी देश, जंजीरों से जकड़ा हुआ था, आज़ादी मिली नहीं थी, हर काम के लिए हमें उनके परमिशन लेनी पड़ती थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो अब हमें यह लगा कि अब हमारे हर काम के लिए उनसे पूछना नहीं पड़ेगा, हमारे शासन करने वाले जो हैं वो अब अपने लोग हैं, तो ये हमारे साथ सहानुभूति के साथ प्रस्तुत होंगे और हमारे हर काम में सहयोग करेंगे, हमारे सुख सुविधाओं की बात ये सोचेंगे। लेकिन हुआ इसके उल्टा ही। और इसलिए जो आशा इन लोगों ने अपने शासक वर्गों से लगा रखी थी, उन सभी आशाओं को उन्होंने अनदेखा कर दिया। और इसलिए जो जनता थी उनमें मोह भंग की, निराशा की, कुंठा की और सबसे बड़ी विद्रोह और आक्रोश की भावनाएं प्रकट होने लगी। तो इस तरीके से इन कविताओं और यही विशेषताएं और यही चीज़ें जो थी नई कविताओं में प्रकट हो रही थी। देखिए कि नई कविता में आज़ादी के पश्चात मोह भंग का चित्रण हुआ है, जिसमें लोकतंत्र के खिलाफ आक्रोश की भावना देखी जा सकती है। इस सड़क पर कीचड़ इस कदर बिछी है, हर किसी का पाँव घुटने तक सना है। तो यहाँ पे देखिए कि जो सरकार है, जो शासक वर्ग है, उसकी नाकामियों पर कविताएं लिखी जा रही है कि इस सड़क पर कीचड़ इस कदर बिछी है, हर किसी के पाँव घुटने तक सना है। तो उस तरीके से वही कह रहे हैं कि वही नई कविता में पहले की कविताओं के मान्यताओं, कसौटियों के प्रति भी विद्रोह देखी जा सकती है। तो पहले की मान्यताओं, परंपराओं, रूढ़िवादी विचारधाराओं जो थी, उन पर भी विद्रोह, आक्रोश प्रकट करते हुए देखे जा सकते हैं। उसके बाद
अब देखिए नए प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग, ये हम पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि प्रयोगवादी जितने भी कवि हैं, उसके बाद प्रयोगवाद के बाद नई कविता के जितने भी कवि हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में प्राचीन परंपराओं को छोड़ नवीन उपमाओं, नवीन प्रतीक और नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। तो अब देखिए कि नई कविता के कवियों ने अपने काव्य में नए नए प्रतीकों, उपमाओं और बिंबों का प्रयोग कर अपने काव्य को अधिक प्रभावशाली बनाया है। अधिकतर कवियों ने तो काव्य का शीर्षक ही प्रतीकात्मक रख दिया, जैसे कि आपका ब्रह्म राक्षस हो गया, काला पहाड़ हो गया, लकड़ी का रावण हो गया, तिलक की मूर्ति हो गई, असाध्य वीणा हो गया, तो ये सब आदि। तो उसका उदाहरण देखिए कि मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, मैं शांत बहुत हूँ फिर भी डोल रहा हूँ। तो इस तरीके से मतलब कविताओं में आपको ये नए प्रतीक, नए उपमा, नए बिंब आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए लोक मंगल की भावना, ये सर्वश्रेष्ठ मेरे ख्याल से प्रवृत्ति या विशेषता रहेगा, क्योंकि हर हर कृति का अपना अपना एक उद्देश्य होता है। उसका रचना करने के पीछे रचनाकार का अपना एक स्वार्थ या उद्देश्य रहता है। उसको रचना करने से के पीछे कोई न कोई स्वार्थ या उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित रहता है। तो लोक मंगल की भावना इस नई कविता के हर एक कवि की एक प्रयास रहा है कि उनका उनका मूल उद्देश्य रहा कि लोग की मंगल करना है, लोगों को मानवतावाद का पाठ समझाना है। तो इसलिए कवियों ने अपने काव्यों में लोगों के वेदनाओं एवं कष्टों को उभारा है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो कि उस समय के लोग जो है उनके वेदना, उनके कष्टों, उनकी जो दुर्दशा है उस पर कविता लिख रहे थे और चाहते थे कि सरकार या फिर आम जनता आपस में अपने दुख या कष्टों को बांट लें और सरकार से गुहार करें कि उनकी अवस्थाओं पर आप दया करते हुए उनको सहारा दें। तो इस लोक मंगल की भावनाएं उनकी कविताओं में देख सकते हैं। उसके बाद इनका उदाहरण देखें तो सामने मेरे सर्दी में बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे काँप रहा, हिल रहा वो मर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यथार्थ चित्रण किस तरीके से कर रहे हैं और दुखियों की जो दुखी हैं, जो सर्वहारा वर्ग है, जो दलित हैं, उनको किस तरीके से उनके कष्टों को वो लोग बता रहे हैं, कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसका है कला पक्ष। कला पक्ष वही है कि एक काव्य को आप किस तरीके से उसको समृद्ध कर सकते हो, किस तरीके से उसको सजाया जा सकता है। तो कला पक्ष में आपकी भाषा, रस, छंद, अलंकार आदि की चर्चा होती है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि नई कविता की जो भाषा की विशेषता है वो बंधनों से मुक्त है, किसी भी बंधन में नहीं रहते। जैसे कि छंद मुक्त कविता वैसे ही बंधन मुक्त भाषा। उसके बाद इसलिए ये जो भाषा है वो आम जनता की अपनी भाषा लगती है और जो लोग हैं वो उसको कनेक्ट कर जाते हैं, जो लोग हैं उसको वो कनेक्ट कर जाते हैं। एंड देन आपका अधिकतर कवियों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, जहाँ संस्कृत के साथ साथ विभिन्न भाषाओं का प्रयोग हुआ है। शब्द के चयन ने भाषा पर 4 चांद लगा दिए हैं। तो बहुत सारे कवि ऐसे हुए जिन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्द, अधिकतर कवियों ने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, जहाँ संस्कृत के साथ साथ विभिन्न भाषाओं का प्रयोग हुआ है और जो इनको प्रभावी बनाते हैं। ये भाषा आम जनता की भाषा थी, इसलिए इन कविताओं को आम जनता अपनी अभिव्यक्ति मानते हैं और इसलिए ये कविता बहुत प्रभावी हुआ रहा। इसके बाद शब्द के चयन ने भाषा पर 4 चांद लगा दिए और इसीलिए हम नवीन उपमा और नवीन प्रतीकों का जो प्रयोग करते हैं, तो ये नवीन उपमान या नवीन प्रतीक पहले की परंपरागत जो कविताएं थी उनसे बहुत भिन्न थी। पहले छायावाद या उससे भी पहले अगर हम कविताओं को देखें तो जो कविताओं में प्रतीक या उपमाएं ली जाती थी वो अलौकिक प्रकार के होते थे, जबकि इन कविताओं में, नई कविताओं के जो प्रतीक या बिंब या फिर आपकी उपमाएं हैं वो सभी लौकिक जीवन के, हमारे आसपास के, आम जनता के आसपास की चीज़ों को उन लोगों ने प्रतीक बनाया, इसलिए आम जनता इससे सहज ही जुड़ जाते हैं। वहीं नई उपमाएं, नवीन प्रतीक और बिंब योजना इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता रही है, जो इनकी अभिव्यक्ति को और अधिक बल देते हैं। जैसे कि महंगों ने महंगाई में पैसे फूंके ताई में, फिर भी मिली ना नौकरी आधे पड़े चटाई में। तो इस तरीके से मतलब देखिए कि किस तरीके से मतलब नवीन प्रतीकों का प्रयोग करते हुए ये कविता लिखी जा रही है और इसकी भाषा देखिए इतनी सहज सरल है कि महंगों ने महंगाई में पैसे फूके टाई में, फिर भी मिली ना नौकरी आधे पड़े चटाई में। तो ऐसे बहुत कम शब्द मिलेंगे आपको या फिर ना के बराबर मिलेंगे जिसका अर्थ आपको समझ नहीं आता। तो आम बात के लिए बस नहीं, आशा करता हूँ ये प्रस्तुति आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर कुछ